तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। नेपाल ने आज भारत की 7,100 एकड़ ज़मीन पर किया कब्जा। मोदी सरकार और गोदी मीडिया बोलने पर चुप छुपाई जा रही है देश की जनता से ये खबर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मायावती ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के राज्य में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शाहीन बाग और दिल्ली हिंसा को लेकर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने किया बड़ा दावा। कहा बीजेपी द्वारा की गई थी पूरी स्क्रिप्ट तैयार और कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगे में निभाई थी अहम भूमिका। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीते 6 सालों में मोदी सरकार के कामों की मुख्तार अब्बास नकवी ने की तारीफ। कहा मोदी राज में देश गया आगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात कर फंसे आमिर खान। वहीं भाजपा और विश्व हिंदू परिषद, बॉलीवुड की कई हस्तियों ने आमिर खान को बताया एंटी नेशनल। वहीं कांग्रेस भाजपा आमने सामने, कांग्रेस ने किया आमिर खान का बचाव। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी पर आप सांसद संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज, बढ़ सकती हैं मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह की हालत हुई फिर खराब, सांस लेने में हुई दिक्कत। रात के 2 बजे अनन फनन में गृह मंत्री अमित शाह को कराया गया एम्स में भर्ती। अभी 4 दिन पहले ही कोरोना से ठीक हुए थे अमित शाह। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि न्यायपालिका में मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार उठाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्र सुरक्षा जरूरी, बोले एडवोकेट प्रशांत भूषण। नहीं तो बेच देगी मोदी सरकार, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तय करे कि कितनी सुरक्षा दी जाए वकीलों को। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। नेपाल ने आज भारत की 7,100 एकड़ जमीन पर कर लिया जबरदस्ती कब्जा। मोदी सरकार और गोदी मीडिया चुप। जा दोस्तों आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि भारत और नेपाल के बीच काफी दिनों से तनाव बना हुआ था। इसी बीच आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि नेपाल ने आज भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 7,100 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। लेकिन गोदी मीडिया और मोदी सरकार इस पर बिल्कुल चुप है। बताया ये भी जा रहा है कि वाल्मीकि नगर में सुस्ता और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल पर भी नेपाल ने अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इस इलाके के डीएम नीलेश रामचंद्र देवर ने बताया है कि ये इंटरनेशनल मामला है और हमने केंद्र की मोदी सरकार को बताया है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है और वहीं हम इसलिए इस पर चुप हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही थी, लेकिन आज नेपाल ने कब्जा ही कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों पे नेपाल ने कब्जा किया है उस क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि इतना असुरक्षित भारत हमने किसी राज्य में नहीं देखा था जितना मोदी सरकार में असुरक्षित हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शाहीन बाग और दिल्ली हिंसा को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा तैयार की गई थी बीजेपी द्वारा पूरी स्क्रिप्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि शाहीन बाग और दिल्ली हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पहले दिल्ली का चुनाव बिजली के मुद्दे पर लड़ा जाता था, पानी के मुद्दे पर लड़ा जाता था, सड़क के मुद्दे पर लड़ा जाता था, लेकिन अब चुनाव जो है दिल्ली का शाहीन बाग के मुद्दे पर बीजेपी ने लड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली हिंसा और शाहीन बाग को बीजेपी के द्वारा स्क्रिप्ट के तहत ही अंजाम दिया गया था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जब दिल्ली हिंसा हुई थी तो बीजेपी की तरफ से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि किस तरह से दिल्ली हिंसा में
जो है बीजेपी को अपना काम करना है और कब किसे क्या बोलना है, ये सब कुछ बीजेपी ने पहले ही स्क्रिप्ट के तहत तैयार कर लिया था। और तभी बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने दिल्ली में हिंसा भड़काई और विवादित बयान दिए। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा हमला बोला है, साफ कहा है कि दिल्ली हिंसा में बीजेपी स्क्रिप्ट के तहत काम किया था और आज भी कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के राज्य में तो एफआईआर दर्ज तक नहीं होती थी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था को लेकर भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों पर निशाना साधा है। मायावती ने आरोप लगाया है कि यूपी में सभी वर्गों, धर्मों और खासकर दलितों के साथ आए दिन उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अति दयनीय है। इस घटना के प्रति सरकारी लीपापोती के हालात और बिगाड़ रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। जबकि उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी के राज्य में जो कम से कम एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का देश में राज था, तब पीड़ितों की एफआईआर तक पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की जाती थी। तो बल्कि बीजेपी पर हमला बोलने की बजाय मायावती ने कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए, जबकि कांग्रेस की सत्ता लगभग 15-20 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो किस तरह से मायावती लगातार बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार की तारीफ। का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए कदमों से कोरोना महामारी हुई है देश में कम। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना काल में मोदी सरकार के काम की तारीफ की है। नकवी ने कहा कि पिछले 6 सालों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने काफ़ी हद तक देश में कोरोना महामारी के प्रभावों को दूर करने में सफलता प्राप्त की है। आगे नकवी ने कहा कि महामारी के दौरान लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और आगे देश इस तरह ही काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देश में रोका है और देश के लोगों को फ्री में राशन और अन्य चीज़ मुहैया कराई, ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने बहुत अच्छा देश में काम किया है। तो ये काफ़ी तारीफ की है मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आमिर खान पर फिर बड़ा विवाद। तुर्की राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात पर फंसे आमिर खान। बीजेपी और हिंदू संगठन बोले आमिर खान है एंटी नेशनल। वहीं भाजपा, कांग्रेस अब आमने सामने। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए आमिर खान अब विवादों में घिर गए। फिल्म की शूटिंग के शुरू होने से पहले ही उन्होंने वहां के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पत्नी से मुलाकात की, जिसकी फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। अब इसी को लेकर जो है हिंदू संगठन और बीजेपी आमिर खान को एंटी नेशनल बता रहे हैं। वहीं मामले पर भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई है। वहीं कांग्रेस जो है आमिर खान का समर्थन कर रही है और कह रही कि वह एक भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, ना वे बीजेपी या कांग्रेस के सांसद हैं, ना वे राजदूत हैं। इसलिए अगर वे कहीं पर भी जाते हैं और किसी से भी मिलते हैं तो किसी को उन पर कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठन कहते हैं कि आमिर खान एक कट्टरपंथी देश जो मुसलमानों की ही बात करता है उसके मुखिया की पत्नी से मिल रहे हैं, जो काफ़ी गलत है। और जो आमिर खान है वो एंटी नेशनल है और वह मुसलमानों के प्रति कट्टरपंथी हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने आमिर खान पर यह भी आरोप लगाया है कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत आए थे तो आमिर खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने के लिए उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, इसलिए वे एंटी नेशनल है। तो ये काफ़ी बड़े हमले अब आमिर खान पर बोले जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह की फिर हालत बिगड़ी। अनंत फनन में अस्पताल में कराए गए भर्ती। जहाँ दोस्तों आपको बता दें
कि 4 दिन पहले ही कोरोना महामारी के संक्रमण को शिकस्त देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दिल्ली घर लौटे थे। वहीं आपको बता दें कि देर रात करीब 2 बजे अमित शाह को सांस लेने में दिक्कत आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है और जल्दी उनके सामान्य होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को सांस लेने में संबंधी परेशानी बताई जा रही थी। इस वजह से एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में उनका इलाज अब चल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि गृह मंत्री अमित शाह फिर से अस्पताल में भर्ती हो गए हैं कोरोना महामारी को मात देने के बाद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी पर आप सांसद संजय सिंह पर उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत 3 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को ये जानकारी देते हुए पुलिस सूत्रों ने कहा कि एक टीवी चैनल पर आपके नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनके समर्थक सभाजीत सिंह तथा ब्रिज कुमारी नामक महिला द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोग के विरुद्ध अपमानजनक आपत्तिजनक टिप्पणी करने और हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में वस्ती शहर में जो है FIR दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि 505 2 भारतीय दंड विधान की धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज संजय सिंह पर किया गया है। तो किस तरह से अगर किसी बीजेपी नेता के खिलाफ टीवी चैनल पर भी कोई बोलता है तो अब उस पर भी FIR करी जा रही है, जो काफी निंदनीय है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार उठाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षा जरूरी, बोले एडवोकेट प्रशांत भूषण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट की अवमानना के दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मौजूदा वक्त में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से निपटने की कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं है, इसलिए जनहित में वकीलों द्वारा उठाए गए ऐसे मुद्दे अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आने चाहिए। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में एक लिखित सबमिशन में इशारे में किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 KC रविचंद्र अय्यर वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य मामले में संकेत दिया था कि जब देश में कोई तानाशाही सरकार आए और जब कोई भी भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल कर आए, तब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को उठाने के लिए वकीलों की स्वतंत्र सुरक्षा जरूरी होनी चाहिए। और इसी को लेकर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को आज ये बताया है।